नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद विट्ठल। बात वही में हाजिर हूं एक कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है मान्यता। यह अक्टूबर 1994 में हंस में छपी थी। इसे स्वीकारते हुए हंस के संपादक राजेंद्र यादव जी ने यह कहा था कि यह कहानी अपने वक्त से आगे की कहानी है। इस कहानी में एक माइक्रोचिप का हवाला मैंने दिया है। अब आप सोचिए, 1994 में जब पेन ड्राइव शायद नहीं आए थे, कम से कम हिंदुस्तान में, तो तब एक कथाकार किस तरह से चीजों को सोचता है। तो कहानी का आनंद लीजिए। शीर्षक मान्यता। वह एक शहर था। उसके पास एक सूरज था, एक बादल था, एक हवा थी, एक नदी थी, एक सड़क थी, एक पार्क था, एक घड़ी थी और एक कैलेंडर था। सूरज अक्सर इंतजार करता कि सर्दियों के दिनों में मैं नए लालटेन की रोशनी या दीपावली पर नए पुते मकान की तरह खूब चमकूं, ठंडा हूं ताकि दिन गरमाए नहीं जब मई जून के महीने हो। आकाश और बादल चूंकि अच्छे और एक से दोस्त थे, लिहाजा वे एक सा सोचते हैं। जब शाम को और अच्छा होने के लिए अगर आकाश को साफ होना चाहिए, तो आकाश बच्चे के मन की तरह साफ हो जाता। जब बादल शाम में अपनी उपस्थिति जरूरी समझते, तो वे आ जाते। अपने संवेदनशील होने के प्रचलित विशेषण के चलते जब उन्हें बरसना होता, वे बरसते, जरूरत मुताबिक, धीमे प्रहार से, तेज, मूसलाधार या धुआंधार। हवा भागने में तो तेज थी ही, वह घंटों बिना हिले सैनिक हेलीकॉप्टर की तरह खड़ी हो सकती थी। चंचल साथ के साथ अनुशासन और गोपनीयता का सुंदर संगम थी वह। पेड़ों की तरह मुंह पर कतई नहीं कि जगह छोड़ते ही बोलने लगे। मुझे बार बार लगता है वह मन ही का दूसरा हिस्सा रही होगी, जिसे बात कहें और वह किसी को नहीं बताए। पुलिस गाड़ी सी वह हमेशा तैयार और लैस रहती। नदी सिर्फ बहने का ही काम नहीं करती, बल्कि बहती ही नहीं तो आप ही बताएं, लोग कैसे कहते हमारे यहां फला नदी है, चाहे जब हम उससे मिल सकते हैं। कुछ कहने से लेकर कुछ सुनने तक की हमारी हर जरूरत आठों याम पूरी करती है। जिन क्षणों में हमें लगता है इस समय फोटोग्राफर फालेंस गिरोटा या दयाराम चावड़ा को यहां होना चाहिए, पर वे नहीं होते हैं, नदी उनका काम बखूबी निकाल लेती है। हाँ, इसे आप नदी की सनक कह लें। ये आपको फोटो देती नहीं है, दिखाती पर है, वो भी अकेले में, उसके पास जाने पर। पुरानी फिल्मों में जैसे हीरोइन के साथ लड़कियां रहती हैं, सड़कें भी इस शहर के साथ थी। इनका काला रंग मुझे स्लेट की याद दिलाता है, जहां से हम सीखना शुरू होते हैं, जो पहली मर्तबा व्यवस्थित और नियमित क्रम से हमें घर से बाहर निकालती है। एक पार्क था। पार्क यूं नए नहीं है। बेबीलोनिया से प्रबन्नम मंदिरों तक में ये आपको मिलेंगे। पार्क की ही तरह बड़ा था। कृत्रिम घाटी, सुबह शाम पानी की आवक के अनुसार बहते झरने, जंतुआलय, बीच में अंग्रेजी के एल आकार में बना चिड़ियाघर, किस्म किस्म के पक्षियों से भरा। इनके पास अपने ही पेड़ थे, अपने पौधे थे, अपनी घास थी, अपना प्रोजेक्टर था जिसमें मौसम दिखते थे।
और इन सब के समन्वय के लिए पार्क हमेशा रात में 12 बजे एक मीटिंग रखता। सब आते, दिन भर की लॉगबुक पेश होती, ड्यूटी चार्ट बदला जाता। परनामी पीपल, पहाड़ी नीम और देशी अशोक के पेड़ को स्थानांतरण से मुक्ति मिल गई थी। बूढ़े थे, उनके पास अब रिकॉर्ड का काम था। आधी दूब स्टोर का काम करती थी। इनके अलावा एक घड़ी थी, आम और प्रचलित घड़ियों से पूरी तरह अलग। जरूरी नहीं था कि उसके एक दिन में 24 घंटे हों ही। कई बार पूरा का पूरा दिन 30 या 40 सेकंड में ही खत्म हो जाता। वह जिस हाथ में बनती उसके लिहाज से ही वह चलती, तेज, धीमी या रुकी हुई। उस घड़ी में तारीख का सिस्टम नहीं था, अलबत्ता एक छोटा सा गोल घेरा था जिसमें तात्कालिक मौसम दिखता रहता था। अलार्म ऐसा था कि बिना भरे आपकी जरूरत मुताबिक बच जाता। एक दुकान भी थी, दुकान ऐसी कि खुले तो खुले, ना तो ना। आप लस्सी पीना चाहें या गन्ना या रबड़ी या चाय, हाजिर है। आप पेन खरीदना चाहें या गुलाबी रंग की ऊन, मिलेगा। इसके बारे में कहावत यह थी कि ये रावण की बहन शूर्पणखा के वंशजों की है, मायावी। या तो सामने मिल जाए या ढूंढे से भी नहीं। कुछ कहते हैं उसके कुछ नियमित ग्राहक थे जिनकी जरूरत के हिसाब से वह अपनी जगह बदलती रहती। कभी सोस्ती गेट, कभी मोहनपुरा, कभी रातानाडा, कभी सिविल लाइंस, कभी पुलिस लाइन, कभी स्टेशन रोड, कभी किला रोड। इन सब के अलावा शहर के पास एक कैलेंडर था। कैलेंडर ऐसा नहीं जैसे आज है, यह दरअसल एक विभाग था। यह भी बता दूं कि आपको वर्तमान की जानकारी नहीं देता। जैसे आप 18 फरवरी 1978 के दिन या सन 1989 के 22वें मंगलवार के दिन उसे तारीख पूछें तो वह नहीं बताता। पेड़, हवा, मौसम, आकाश, सूरज, बादल, सड़क व घड़ी, इन सब से उसका अच्छा तालमेल था। इसका काम करने का तरीका हमारे तहसील के अभिलेखागार या कचहरी के ओल्ड रिकॉर्ड से भी ज्यादा वैज्ञानिक था। इसकी सेवाओं के लिए आपको सदस्य होना होता था। जैसे आप सन 1976 से 1989 तक की इसकी सेवाएं लेना चाहते हैं तो आपको 1975 से ही इसका सदस्य बनना पड़ता। भाई, पेड़, हवा, मौसम, आकाश, सूरज, बादल, सड़क, घड़ी, सबको सूचित करना पड़ता है, तभी तो सही जानकारी मिलती है। हाँ, एक बताई जाने वाली बात तो मैं बताना भूल ही गया। अगर आपके दिमाग में E15 की आईसी नहीं है फिर तो आप इससे फायदा नहीं उठा सकते। अगर है तो कैलेंडर आपको चाही गई माइक्रो वीडियो चिप दे देगा, आप आराम से देखें। जनवरी 75 के दिन, जून 76 की दोपहर, अक्टूबर 1978 की शाम को पूरे मौसम यानी हवा की गति, आकाश का रंग, सूरज की गर्मी, सड़क की लंबाई आदि हर एक को पूरे संवादों के साथ देख सुन सकते हैं। ठीक समझा आपने, जैसा फिल्मों का फ्लैशबैक होता है। मैंने जो अभी ऊपर के विवरण में आपको 2-4 तारीखें गिनाई हैं, उससे आप ये अनुमान कतई न लगाएं कि यह विवरण अभी ही का है। मेरे हिसाब से यह विवरण 19वीं सदी के अंतिम दिनों का है और इसमें जो शहर है वह मैनचेस्टर से 72 किलोमीटर पूर्व में स्थित लिवरपूल है। पर यह काल निर्धारण कुछ वैसा ही है जैसा किसी उत्खनन में मिले चूल्हे का होता है, जिसे कुछ पुरातत्वकालीन पूर्व सैंधवकालीन बताते हैं तो कुछ गुप्तकालीन। अगर ये आगरा जिले के बलपुर गांव में मिले
तो इसे शाहजहांकालीन भी मान सकते हैं। यह निर्धारण मैं आप पर छोड़ना ठीक समझता हूं कि यह विवरण मेरे पास कैसे आया। क्या मैंने वनांचलों में अपने शोध के दौरान इसे स्थानीय भीलों और बंजारों से सुना, या मेरे दिमाग से पूर्व जन्म की स्मृतियां निकालना भगवान भूल गए? वैसे मैं इतना जरूर बता दूं कि यह विवरण मैं अपने दफ्तर वालों के लिए लिख रहा हूं, जो मिस मालती कपूर के रिटायरमेंट के अंतिम वर्षों में बेहिसाब छुट्टियां लेने के बारे में तरह तरह की मान्यता रखते हैं। मेरा मानना है कि 55 वर्षीय मिस मालती कपूर मेरे विवरण में उल्लेखित उस कैलेंडर विभाग की सदस्य रही होंगी और इन दिनों सन 1954 की गर्मियों या सन 1955 की सर्दियों या सन 58 के अंतिम दिनों की माइक्रो वीडियो चिप लाकर अपने दिमाग के E15 में देखने का आनंद ले रही होगी। मान्यता।